नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के संदर्भ में आज आपके बीच मैं लाया हूं भाग 2। इससे पहले भाग 1 में लाल, बाल तथा पाल, इन तीनों क्रांतिकारी नेताओं की हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज भाग 2 में हम बात करेंगे रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और वीडी सावरकर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, और इनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे रास बिहारी बोस के संदर्भ में। रास बिहारी बोस का जो कालक्रम रहा है वो है 1886 से 1945। जन्म इनका बंगाल में हुआ था, वर्धमान जिले में सुबालदह गांव में। तो इसके अंदर आप जो है विशेष रूप से ध्यान में रखिए बंगाल, इनका संबंध जो है वो बंगाल प्रांत से रहा है। एक इनके द्वारा दिया गया नारा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका नारा था एशिया एशिया वासियों का है। एशिया एशिया वासियों का है, यह नारा दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। एक देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के पश्चात वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की शोभा यात्रा के दौरान हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंकने की योजना बनाने में अहम भूमिका रास बिहारी बोस की ही थी। तो आपको पता है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, और ये जो दरबार था इसकी अध्यक्षता वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी, और इस दरबार को बुलाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाएगी। तो इस दिल्ली दरबार के समापन के पश्चात जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग शोभा यात्रा के दौरान चांदनी चौक दिल्ली से गुजर रहे थे तो इन पर बम फेंकने की जो योजना बनाई गई थी उसमें अहम भूमिका जो थी वो रास बिहारी बोस की थी। देखिए साथियों, कई विद्यार्थियों में कंफ्यूजन रहता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस के द्वारा ही बम फेंका गया था। तो ऐसा नहीं है, योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने, और लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था वो फेंका गया था बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो है वो बाल बाल बच गए। हार्डिंग पीएन टैगोर के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाकर जापान चले गए। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हार्डिंग की जगह आप पढ़िएगा रास बिहारी बोस। इस घटना के पश्चात रास बिहारी बोस जो थे वो पीएन टैगोर के नाम से जो है फर्जी पासपोर्ट बनाकर जापान चले गए। यहां जापानी युवती से इन्होंने विवाह कर लिया और जापान की नागरिकता इन्हें प्राप्त हो गई। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा ही की गई थी जापान की राजधानी टोक्यो में। तो यह भी प्रश्न आ जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1942 में की गई थी। और कहां की गई थी? टोक्यो जापान में। 1941 में रास बिहारी बोस ने जापान में प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो प्रथम आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, और कैप्टन मोहन सिंह जो थे इस प्रथम आजाद हिंद फौज के प्रधान नियुक्त किए गए थे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में आता है कैप्टन मोहन सिंह वाला। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। तो 4 जुलाई 1943 यह तिथि आप अच्छी तरह याद कर लिएगा। इसी तिथि को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर जो है
वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी थी। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को जो है वो इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी सभापति बना दिया था। तो एक तो रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति का जो पद था वो भी इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। अब देखिए, ये सम्मान था ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान की सरकार के द्वारा रास बिहारी बोस को दिया गया सम्मान था। इसके बाद में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में जो प्रश्न आने की संभावना रहती है वो रहती है सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। 1897 से 1945 यह इनका जीवन काल रहा है। जन्म पूछ लिया जाता है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक स्थान पर। और देखिए साथियों, इनके जन्म दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है देश प्रेम दिवस। ये आपको ध्यान में रखना है, देश प्रेम जो दिवस है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्म उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। इनका उपनाम परीक्षाओं में आता है, तो इनका उपनाम जो है वो है नेताजी। तो पूरा नाम होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर के द्वारा इनको ये उपनाम दिया गया था। यह आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जब जर्मनी की इन्होंने यात्रा की थी, जर्मनी गए थे और ये चाहते थे कि धुरी राष्ट्रों की सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए, तो हिटलर के द्वारा इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती बोस। 1919 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है। चौथा स्थान प्राप्त किया था आईसीएस की परीक्षा में। लेकिन मई 1921 में इन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इनके जीवन का जो ध्येय था, लक्ष्य था, वो था अंग्रेजों के चुंगल से भारत को मुक्त कराना। इसलिए इन्होंने 2 साल बाद ही आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर किन 4 व्यक्तियों का प्रमुख प्रभाव पड़ा। तो देखिए, प्रश्न आता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु जो थे वो थे चित्तरंजन दास। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु कौन थे। चित्तरंजन दास थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव इनके जीवन पर जो पड़ा था वो पड़ा था स्वामी विवेकानंद का। आध्यात्मिकता का प्रभाव पड़ा था रामकृष्ण परमहंस का। और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जो प्रभाव पड़ा था यह पड़ा था अरविंद घोष का। यह आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। तो भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। और महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उस असहयोग आंदोलन में युवकों को भाग लेने के लिए इन्होंने काफी मोटिवेट किया था, प्रोत्साहित किया था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 11 बार गिरफ्तार किया। सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने 11 बार गिरफ्तार किया और इन्होंने अपने जीवन के 8 वर्ष जो हैं वो अलग अलग बंदी गृहों में बिताए थे। 1925 से 27 तक मांडले जेल म्यांमार में भी ये नजरबंद रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इतिहासकार आरसी मजूमदार का ये जो कथन है वो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब वो कौन इतिहासकार है जिसने महात्मा गांधी के पश्चात स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस को माना है। तो आरसी मजूमदार, इन्होंने महात्मा गांधी के बाद स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस को माना है। आप जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड
YouTube चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आपसे विनती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा इसी तरह के वीडियोस आगामी भविष्य में आपके बीच सबसे पहले प्रस्तुत हो सकें। 1923 में चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज्य दल में इन्होंने सक्रिय भाग लिया था। तो 1923 में चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने सक्रिय भाग लिया था। स्वराज्य दल के दैनिक समाचार पत्र फॉरवर्ड के व्यवस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आगे आप पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी इन्होंने स्थापित की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये पार्टी नहीं है, ये स्वराज्य दल का दैनिक समाचार पत्र था। स्वराज्य दल का दैनिक समाचार पत्र था फॉरवर्ड। इसके व्यवस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 1930 में नगर निगम कलकत्ता के महापौर बने सुभाष चंद्र बोस। तो नगर निगम कलकत्ता के महापौर भी रहे थे 1930 में। और सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 2 बार हुए थे और लगातार वर्षों में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा जो कि गुजरात में है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और अगले ही वर्ष 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष का पद इन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद होने के चलते इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था स्थापित की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था किसने स्थापित की? सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर संतोष प्रकट करते हुए इन्हें देश नायक कहा है। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी है? तो वो दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के क्रांतिकारियों को दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर की थी? सिंगापुर में की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर पहली बार महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रयोग किया। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का जो संबोधन था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी? तो वो दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा है? तो सरोजनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहकर संबोधित किया है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छी तरह से इनको देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम। तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इतिहास संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी आत्मकथा है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस की। और इस आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार यह भी आ जाता है स्प्रिंगिंग टाइगर नहीं दे तो आपको, तो आत्मकथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की एक अन्य रचना भी परीक्षाओं में आती है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ये भी सुभाष चंद्र बोस की रचना है। और इनका एक कथन है सुभाष चंद्र बोस का, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए, भारत की मुक्ति मतलब आजादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये जो कथन है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था।
17 अगस्त 1945 को सैगोन, जो वियतनाम में पड़ता है, सैगोन से जापान की यात्रा के दौरान 18 अगस्त 1945 को फोर्मोसा में हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के अदम्य क्रांतिकारी जीवन का अंत हो गया। तो सैगोन से जापान के लिए ये यात्रा कर रहे थे। यात्रा के लिए 17 अगस्त 1945 को चले थे और अगले दिन 18 अगस्त 1945 को फोर्मोसा में हवाई दुर्घटना हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन का अंत हो गया। हालांकि इस पर पूर्णतया जो है संशय आज भी बना हुआ है। भारत सरकार ने समय समय पर आयोग गठित किए हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई, और लेटेस्ट जो आयोग था मुखर्जी आयोग, उसने तो पूरी तरह से खारिज कर दिया इस घटना को कि इस तिथि को इस स्थान पर कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं। तो पर्याप्त संशय है इस मुद्दे पर। जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल से इसी तरह से जुड़े रहें, अपना स्नेह बनाए रखें। इसके बाद में अपन बात करेंगे वीडी सावरकर की। 28 मई 1883 से 26 फरवरी 1966 ये इनका जीवन काल है। जन्म इनका महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। तो महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से संबंध रखते थे वीडी सावरकर। पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर, और दामोदर पंत सावरकर जो थे वो इनकी मृत्यु हो गई थी प्लेग रोग के कारण। और जब इनकी मृत्यु हुई थी पिता की, तो वीडी सावरकर मात्र 16 वर्ष के थे, और माता जो थी राधाबाई, इनकी मृत्यु हैजा महामारी के कारण हो गई थी। और इनकी उम्र जो थी उस समय जब इनकी माता का निधन हुआ था, तो वीडी सावरकर जो थे वो मात्र 9 वर्ष के थे। तो 9 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी माता को खो दिया था, और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1899 में महाराष्ट्र के नासिक स्थान पर मित्र मेला नामक संस्था जो है वो वीडी सावरकर ने स्थापित की थी, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया गया। तो मित्र मेला संस्था को 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया गया। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। देखिए, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। इन्होंने 1857 की क्रांति या विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और इन्होंने इस क्रांति को गदर नहीं कहा। याद रखिएगा, इस क्रांति को इन्होंने गदर की संज्ञा नहीं दी। इन्होंने लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर 1906 में बैरिस्ट्री करने के लिए ये लंदन गए। अब देखिए, इनकी पुस्तक का नाम है वही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास लिखा था जिसका नाम है काला पानी। काला पानी जो है वो उपन्यास भी वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था, और इनकी आत्मकथा का नाम था मेरा आजीवन कारावास। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा आजीवन कारावास। ये है वीडी सावरकर की आत्मकथा। अब देखिए, ये जो काला पानी जो उपन्यास है, ये रचना गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई थी, और इसकी प्रतियां जो हैं वो फ्रांस पहुंचाई गईं। 13 मई 1910 में पेरिस से लंदन पहुंचने पर वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया, तथा 8 जुलाई 1910 को SS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीविर होल के रास्ते से ये भाग निकले। तो SS मोरिया नामक जहाज से जब इन्हें भारत ले जाया जा रहा था, तो सीविर होल के रास्ते से ये वहां से भाग निकले, और उसके बाद में पकड़े गए। पकड़े जाने के पश्चात इन्हें अंडमान द्वीप की
सेलुलर जेल में भेज दिया गया। यह आप ध्यान में रखिए, अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में इन्हें भेज दिया गया था। इन्हें अपने कार्यों के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो इनकी आत्मकथा का नाम भी यही था, मेरा आजीवन कारावास। वीडी सावरकर को 1921 में जेल से मुक्ति मिली तथा वीडी सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। यह देखिए, आप अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का वीडी सावरकर ने विरोध किया था। कांग्रेस के भारत विभाजन का इन्होंने समर्थन नहीं किया। तो कांग्रेस ने जो भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया था, इसका समर्थन इन्होंने नहीं किया तथा इसी के कारण ये कांग्रेस के विरोधी हो गए थे। 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे वीडी सावरकर। 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और अगले ही वर्ष 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 3 प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के बारे में अध्ययन किया है और इसका एक भाग और आपके बीच प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें शेष रहे राजनीतिक नेता जैसे भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी मेहनत से आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो देख लेने से ही आपको निश्चित प्रश्न की गारंटी जैसी फीलिंग्स आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस मैं नियमित रूप से आपके बीच प्रस्तुत करता रहा हूं और करता रहूंगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।